राम राम कुमार राम जी। हाँ, इस राम राम साहब। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप बायतूरी धरती हूँ दिल्ली में आया आप रे विधानसभा चुनाव रे संबंधित बायतू विधानसभा रे संबंधित कौन कहीं दावेदार है किन्ने कहीं कड़ा कड़ी मजबूती है उन बारे में आप 2023 विधानसभा की बाईतू के अंदर में राजस्थान के अंदर में पूर्ण तैयारी चल रही है और जो सरकारें चल रही है और जो मतदाताओं ने जो जनादेश दिया था जिस सरकार के पक्ष में, आज सरकार ने वो काम नहीं किया है। जनता को अपेक्षा थी सरकार से, वैसे जनता की अपेक्षाओं और आशाओं के अनुसार खरी नहीं उतरी है। इसलिए बाईतू की जनता भाजपा के पक्ष में है और भाजपा की लहर है। सरकार भाजपा की बनेगी, बाईतू से विधायक भाजपा का बनेगा। बात बायतूरी हो रही है तो बायतू में भाजपा में कितना उम्मीदवार है और कौन कौन मजबूत है, कौन कौन टिकट रे माते हावी है, कौन टिकट लासी, इन बारे में फौजी साहब आप एक मजबूत बीजेपी रा नेता हो और आप रोजो को अंदाज है वो थोड़ा लौटो है, मजबूत है, बहुत खड़खड़ाहट है। बाईतू के अंदर में बहुत सारे इसके लिए पैरोकारी कर रहे हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं। जनादेश और पार्टी जिसको टिकट देगी उसके पक्ष में जनादेश रहेगा। पार्टी उस बात का सर्वे करवा रही है, पार्टी को विश्वास है और पार्टी ने ये सारी चीजें देखी है। कई इलेक्शन पार्टी ने देखे हैं, पार्टी को पता है कौन धरातल पे इस चीज को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है और किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, वो हाईकमान तय करेगी। हम तो मतदाता है, मतदाता के हैसियत से जिसको पार्टी टिकट देगी उसके पक्ष में मतदान करेंगे। बाईतूरी धरती माते और बाड़मेर में जी अलग पहचान है वह बाईतूरी है और आप उठू आवो तो इन बारे में और यूं पूछना चाहवा कि बाईतू हमके कुण भारी पड़सी और किनो पलड़ो भारी है, इन बारे में आप कहीं खुलन बात करो। पार्टी रो काम पार्टी करेला, आप अपनी तरफ आप कहीं चाहो और कौन कौन आदमी इना टिकट मांग रहा है। बाईतू एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रही है और बाईतू से भाजपा ही जीतेगी, भाजपा का उम्मीदवार ही जीतेगा और भाजपा के कई उम्मीदवार इस समय मैदान में है और जिसको पार्टी अच्छा समझेगी, जिसके ऊपर पार्टी सर्वे करवा रही है, पार्टी को जके माते विश्वास है। बाईतू के मोह हमेशा बाईतू एक पवन धरा है, बाईतू एक खेमे बाबे को उजलो स्थान है और खेमसिद बाबे का अनुयायी बाईतू के मोह सबसे ज्यादा है और बाईतू ने कई अपना नेता जो आज भारत के मोह प्रतिनिधित्व करे है, दिल्ली के मोह बैठा है। बाईतू का नेता जयपुर में है। बाईतू की राजनीतिक बहुत हाई पैमाने माते है। बाईतू का मतदाता जागरूक है और बाईतू का मतदाता बहुत ही निर्णय सटीक और सही लेला और भाजपा के मोह उम्मीदवार कौन हो है और किन्हें होना चाहिए, क्योंकि आ सारी चीजों आप पूछ नहीं चाहो, लेकिन आ चीजों मारे हूँ जगह ऊपर बैठा है भाई निर्णय तय करेला। मैं तो एक मतदाता और पार्टी को कार्यकर्ता भाजपा को होने की वजह हूं, कोई ऐसी निर्णायक चीज नहीं कह सकूं। आपने धन्यवाद। आपने एक और चीज आपने बताई कि बाईतू खेमसिंह जी जो सिद्ध पुरुष थे उनके अनुयायी है, उनको मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनका पर्चा भी है और उनका बहुत बड़ा मेला एक नवमी को भरा जाता है, भादवा सुदी नवमी और माँ सुदी नवमी। बिल्कुल। तो इस मेले में हर नेता आना चाहता है। राजस्थान के उन नेताओं में भी एक नेता की मैं जिक्र करना चाहता हूं जो जाट समाज का हर समय अपने आप को कहते हैं कि मैं हर जगह हर पल हर घड़ी मैं तैयार रहता हूं, उनकी भी निगाहें हैं। उनके बारे में आपके क्या विचार है, क्या राय है? कई नेता मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं। लोकल देवता है सिद्ध श्री खेमसिद बाबा और खेमसिद बाबा की असीम कृपा सब पे, क्षेत्र पे और पूरे प्रदेश में बनी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता खेमसिद बाबे को अच्छी तरह से जानती है। बाईतू के अंदर में ऐसे मान्यवर मंत्री है जिन्होंने केंद्र के अंदर में कृषि राज्य मंत्री की हैसियत से किसानों के पक्ष में और लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर के किसानों के हित में जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा सराहनीय है। उन्होंने किसान का हित देखा है, किसान कौम का काम कर रहे हैं, उनको किसानों की जानकारी है और किसानों के नेता है मान्यवर कैलाश चौधरी। आपने एक नाम का जो नाम जिक्र किया है, माननीय कृषि राज्य मंत्री केंद्र सरकार कैलाश जी चौधरी, वो बाईतू से संघर्ष की राजनीति से आकर देश के उस सबसे शक्तिशाली अभी वर्तमान की जो सरकार है उसमें वो मंत्री हैं। क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में और अपने
लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या किया, इसके बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हैं? मान्यवर मंत्री जी को भारत सरकार के अंदर में प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीय हैं। प्रधानमंत्री जी ने उन पे विश्वास किया है, हमारे प्रदेश की जनता ने उन पे विश्वास किया है और वो अपने विश्वास पे खरे उतरेंगे और खरे उतर रहे हैं। ऐसे आदमी की हमेशा आवश्यकता है जो ईमानदारी से हमारे और हमारे क्षेत्र के और किसानों के पक्ष की पैरोकारी करे। किसान नेता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो किसानों का है। किसान के अंदर में कोई कास्ट या कोई रिलीजन नहीं है, इसके अंदर में 36 कौम आती है और वो मान्यवर कृषि मंत्री जी 36 कौम के मसीहा है, 36 कौम की सुनवाई करते हैं। जाति पक्ष की कोई राजनीतिक नहीं है, किसी क्षेत्र पक्ष की राजनीतिक नहीं है, बगैर भेदभाव के 24 घंटे काम करना और माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता पर खरा उतरना उनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने एक नाम लिया ईमानदारी। उनका संघर्ष जो एक सामान्य किसान के घर में पैदा होकर और दिल्ली तक का सफर तय किया, इन्होंने संघर्ष से उठकर यहाँ तक आए और सादगी इनका प्रतीक है और ईमानदारी इनका आप प्रतीक बता रहे हैं। इसके बारे में जो माननीय कैलाश जी चौधरी जी मंत्री जी होने के बाद में भी बहुत सादगी और सरलता से जीवन जीते और किसानों से जुड़े रहते हैं। कल के जो कार्यक्रम में थे, उन्होंने एक समाज के लिए भी उन्होंने अपने आप को साबित किया कि मेरे लिए समाज भी एक अग्रणी है और रहेगा। समाज सबके लिए सर्वोपरि है। मनुष्य का समाज के अंदर में जन्म होता है, समाज सबसे बड़ा है। समाज की गोद में हर इंसान को बड़ा होना होता है और समाज किसी की गोद में बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए मान्यवर मंत्री जी ने समाज की जो पैरोकारी जो समाज की मीटिंग रखी थी, महाकुंभ था, उसके अंदर में हिस्सा लिया। हमारे ही सबसे वायुवर्ग, सबसे सीनियर और कहें तो जाट कास्ट के अंदर में माननीय श्री हेमाराम जी ने उनकी बहुत ही प्रशंसा किया है। उन्होंने प्रशंसा इस बात को लेकर के किया है कि इन्होंने मेहनत, तन, मन और लगन से काम किया है, क्षेत्र के लिए काम किया है। ऐसे ईमानदार को उन्होंने कहा है कि भाई घाव दुश्मनी को हराना चाहिए। उन्होंने कहा मेरी पार्टी से नहीं है, मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके काम से खुश हूँ। इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई और बहुत बड़ा मतलब एक संग्राम था जिसके अंदर में बहुत सारे नेताओं ने इस मंच को साझा किया और इसमें कास्ट पे एक दूसरे पे विश्वास बढ़ा है। जिन्होंने कास्ट पे विश्वास नहीं किया है, जो इस मंच पे नहीं आए हैं, कल उनकी राजनीति कहीं दिखाई नहीं देगी। ये सूर्य कब उदय हुआ, कब अस्त हुआ, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। जिनको आना चाहिए था, जिनका हक था, तो वो अपना हक छोड़ के चले गए क्योंकि उनको पता चल गया कि हमने इस कास्ट के साथ में दगा किया है, हमने 9 युवकों को मतलब बेरोजगार किया है। इसलिए उन्होंने मंच छोड़ना ही अच्छा समझा। सबसे पहले सबसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप, हम मानव एक प्राणी हैं और हमारा एक समाज है, हम इस समाज की गोद में बड़े हो तो सबसे अच्छा लगेगा। धन्यवाद है उन समाज के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को किया। फौजी साहब, आपने एक नाम लिया हेमाराम जी चौधरी, जो संघर्ष से लेके यहाँ तक कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। उनकी बेबाक आवाज है और स्पष्ट बोलते हैं, जो सच है वो सच है। उन्होंने कल ये बताया कि परिचय का कोई मोहताज नहीं होता, सच्चाई है वो सबके सामने आएगी, आज आएगी या कल आएगी। इसलिए उन्होंने कल बोल दिया कि एक मेहनती किसान घर के अंदर जन्म लेकर केंद्र सरकार में मंत्री, उसकी सच्चाई उन्होंने पूरे राजस्थान के, जो पश्चिमी राजस्थान और आने वाले और 33 जिलों से आए हुए किसान परिवारों के समक्ष उन्होंने कहा, ये किसान का बेटा जो स्पष्ट है और मेहनती है, इसकी वजह से गुड़ामालानी के अंदर जो बाजरे को अनुसंधान केंद्र बनाया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और उनका जो अंदाजा है कहने का, वो एक अलग ही अंदाज में वो बात करते हैं, उनके बारे में आपने जिक्र किया। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने कहा जो कई सूर्य उदय हुए और अस्त हुए, ये तो प्रकृति का नियम है, होते रहेंगे, आते रहेंगे। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, राजस्थान की छात्र राजनीति से लेकर नागौर के सांसद तक सफर करने वाले उस शख्स का नाम जो सब लोग जानते हैं और उनके साथ में युवाओं का लाखों का हुजुम एक साथ चलता है, वो शख्स इस समाज के कार्यक्रम में नहीं दिखे। इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? और उनकी फेसबुक की पंक्तियां ये भी बता दिए, कल के कार्यक्रम, कल से मैं राजस्थान में नहीं, कल के लिए मैं राजस्थान से बाहर रहूंगा। वो उनका अपना ज्ञान और विज्ञान है। वो इस मंच को उन्होंने क्यों नहीं साझा किया, उन्होंने कहाँ से राजनीति स्टार्ट किया, कहाँ तक उन्होंने मतदाताओं ने उनका सहयोग किया,
कहाँ उनका कास्ट ने सहयोग किया, जाति ने सहयोग किया, उन्होंने जाति के लिए क्या किया। उनको आना चाहिए था मंच पे, और उनको मेरे हिसाब से उनको मंच पे आमंत्रित किया गया। पता नहीं उनका क्या शेड्यूल रहा होगा, किस कारणवश नहीं आए, वो तो वही बता सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उस मंच के माध्यम से ये बात स्पष्ट थी, एकदम साफ थी। हमारे यहाँ मंच के माध्यम से किसी की बुराई नहीं करना था। हमारे को समाज को अच्छी दिशा निर्देश और समाज को अच्छे पथ पर ले जाने के लिए हम इकट्ठे हुए थे, न किसी बुराई करने के लिए, न किसी अन्य कास्ट का या अन्य समाज का बुरा करने के लिए। हमारा मेन उद्देश्य था कि हम संगठित रहें, हम अन्य समाज के साथ चलें, अन्य समाजों का सहयोग करें, अन्य समाजों के सहयोग से राजनीतिक तय करें। हमारे लिए 36 कौम इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट रहेगी। सबसे पहले जाटों का एक ही उद्देश्य रहा है, सबके साथ सबका विकास और सबके साथ रहना हमारी मूलभूत जो ओम जी, आधार। आपका टाइटल बहुत क्लियर है हम्म। कि समाज का उत्थान, समाज का उन्मूलन, विकास, समाज का सर्वांगीण विकास के मुद्दों पे हमारी चर्चा रही है। पर जो कल जो मेरे को दिख रहा था, उनका उद्देश्य एक ही था कि राजस्थान की राजनीति में देश से लेके आजादी तक, आजादी से लेके अभी तक के सफर में जो राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर जाट कभी नहीं विराजा, जाट कभी बैठा नहीं। इसके बारे में संकेत, और जिस तरीके से 36 कौम के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आपने सम्मिलित किया, विष्णु समाज से आने वाले बिल्कुल। देवेंद्र जी बूढ़िया भी सम्मिलित थे और भी अन्य समाजों से भी सम्मिलित होंगे। पर मुझे जो जहां तक लग रहा है, उनका एक उद्देश्य था कि ये जो समाज का उन्मूलन विकास था, तो ये आप 1 साल पहले भी कर सकते थे, इलेक्शन से पहले क्यों? हमारा और कास्ट का और महाकुंभ का यही उद्देश्य था कि हम सबसे पहले सबका सहयोग लें, सबका सहयोग करें। देश की आज़ादी से लेकर के आज दिन तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बनना, ये तो मतदाता तय करते हैं, ये पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक तय करती है। ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कोई कास्ट से। इसके अंदर में राजनेता की जो हमारी कास्ट ने कहा है, हमारा 25% हिस्सेदारी है राजस्थान के अंदर में जाटों की, तो का जाति की मांग है, और उस जाति की मांग को मैं भी जाट हूं, और जाति को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, मांग को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। मांग वाजिब है, मांग हमारा हक है, और निर्णय समय आने पर हो जाएगा। सबसे बड़ी हमारा निर्णय ये है कि हम 36 कौम के साथ हैं। नहीं, वो तो आपने बताया। तो ये जो उद्देश्य था वो चुनाव से पहले था कि हम जो जाट अधिक संख्या में विधायक बन के आते हैं, हर बार हमें कहीं न कहीं हमें उसका जो हक है वो हमें नहीं मिल पाता। इसलिए दोनों पार्टियों को ये संदेश है कि इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारा हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब हमारी मांग है और हमारा हक है, और हमारा मांग रखना, हमारा मतदान करना, और पार्टी के पक्ष में सभी जातियों को साथ में लेकर के विश्वास को जीतना। एकला सना कहा था कि बाढ़ नहीं फोड़ सकता है, ऐसा हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हमारी दूसरी जातियां हमारा सहयोग करेगी, हम उनके सहयोग में काम करेंगे। हम सबसे पहले सभी जातों की विश्वास को जीतेंगे। हम जीतने के बाद में सभी जातियां चाहेगी तो हम उस कुर्सी पे बैठेंगे। हम सबसे पहले सभी जातियों के साथ में जो निर्णय आएगा वो हम उनके साथ में, कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। ये तो हमारी एक मांग है, इस मांग को रखना हमारा वाजिब है, हमारा राइट है, और राइट ऑफ रिलीजन को कोई खत्म नहीं कर सकता। कुल मिला के आप बता रहे हैं कि भाई हम सत्ता के भागीदार हैं और हमारी इतने समय से हम सत्ता को योगदान देते हैं, तो इस बार सत्ता हमारी हो। ये तो प्रत्येक आदमी चाहता है, और सत्ता हमारी हो, सत्ता हमारे हक में हो, सत्ता जनता की हो, जनता के हक में हो, किसान के हक में हो, किसान का बेटा मुख्यमंत्री हो, किसान की बात को समझ सके, किसान की पैरोकारी कर सके, किसान के न्याय की बात कर सके। प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक नागरिक का ये विश्वास है, और इस विश्वास को लेकर के इस महाकुंभ का आयोजन भी हुआ है। लेकिन महाकुंभ के आयोजन के अंदर में हमने ये निर्णय भी किया है, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि हम कोई भी चीज ऐसी नहीं करें जिससे कि किसी अन्य जाति को हमारे खिलाफ बोलना पड़े। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जो अपने आप में जादूगर के नाम से परिचित है, क्या जाट
महाकुंभ की संख्या का आकलन करते हुए उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वीर तेजा फाउंडेशन, वीर तेजा बोर्ड का गठन किया गया। वो इस जनसंख्या को देखते हुए, उस उफान को देखते हुए अपने आप को, संकट को रोकने के लिए उसने ये एक कार्ड गेम खेला है। ये निर्णय तो होना ही था, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो उसके आने वाले बाद में। ये किसी के ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि वीर तेजा जी महाराज सबके देवता है, सबकी रक्षा की है। गौ रक्षा के दौरान उन्होंने अपना देश के लिए, गौ माता के लिए बलिदान दिया है, तो उनको, वो तो राष्ट्र भक्त थे, वो तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। महाराज तेजा जी की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। मैं किसी को जादूगर नहीं कहूंगा, कोई कुछ भी कहे, और जादूगर का अर्थ कुछ और है, राजनीतिक कुछ तय और करने जा रही है। सीधी बात है कि जो पार्टी ने राज किया है वो जनता के हक में नहीं है, जनता के पक्ष में नहीं है, जनता के साथ झूठा हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है। हमारे जो नवयुवक है उनको बेरोजगार कर दिया गया है देश की, और हमारी प्रदेश की इकोनॉमी की स्थिति डाउन हुई है। क्योंकि डाउन होने का कारण है कि हमेशा राजनीतिक पार्टी के अंदर में विरोधाभास राजनीतिक रहा है। कुंभाराम जी, आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आपके जो मीठे जो आंसर है, इनमें एक और बात छुपी है और उसके बारे में मैं आपको जानना चाहता हूं। जिस तरीके से नौजवानों की संख्या है, जाट समाज से आने वाले नौजवानों की संख्या है, वो एक शख्स के साथ हुजूमों और लाखों की संख्या में तादाद उमड़ती है। वो कहते हैं कि जाट समाज के लिए मैं कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। तो यूथ किस साइड है, कल की साइड है, या जो हमेशा अपने आप में साथ चल रहे हैं उनके साइड है? यूथ पढ़ा लिखा है, यूथ अच्छा है। विश्व के अंदर में हमारी यूथ शक्ति भारत के अंदर में बलवान है, और इस बात को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी ने एज का एजेंडा तय किया है। इसलिए हमारी पार्टी भाजपा ने यूथ को ही स्थान दिया है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जिस व्यक्ति की बदौलत ये समाज खड़ी है, वो व्यक्ति समाज के बदौलत खड़ा हो सकता है। यूथ के बदौलत वो व्यक्ति खड़ा हो सकता है, यूथ उसके बदौलत नहीं हो सकता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के, हम न तो कभी किसी के व्यक्ति विशेष के साथ में थे और नहीं रहेंगे, नहीं हमारी जाति व्यक्ति विशेष के साथ है। हमारी जाति, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा शिक्षा और हमारा संस्कार सभी के साथ, और सबका विकास, यही ध्येय है हमारा। आपने जिस तरीके से आंसर दिया बहुत ही ठीक था, पर जो जनता चाहती है, जनता आपसे एक चीज चाहती है, उसके बारे में ये पूछना चाहते हैं कि जो यूथ है, युवाओं के आइडियल है, जिस तरीके से जो बड़ी संख्या के अंदर जब भी आंदोलन करते हैं, जब भी सभाएं करते हैं, जाट समाज से बड़ी संख्या की तादाद में युवा उनके साथ रहते हैं, और उनकी नजर बाड़मेर जिले के सभी लोकसभा और विधानसभा पर भी है, और उसमें बायतू उनका गढ़ है। वो चाहते हैं कि इस बार बायतू पर मैं डेरा डालूं। उनके बारे में आपका क्या राय है? बायतू पे यूथ का कब्जा है, यूथ का कब्जा रहा है, और यूथ का कब्जा रहेगा। बायतू का आज भारत के अंदर में बोलाबाल है। बायतू का लाल आज भारत की राजनीतिक तय करने जा रहा है और कर रहा है। बायतू का यूथ हमेशा उस लाल के साथ खड़ा रहा है, उसके साथ खड़ा रहेगा जिसका देश के अंदर, दुनिया के अंदर डंका बजेगा। आज माननीय कैलाश चौधरी के साथ में यूथ है, और यूथ रहा है, और यूथ रहेगा। जिस तरीके से अपन बात बायतू की कर रहे हैं, बायतू में पिछले जिस चुनाव का आकलन करें, आप बायतू से आते हैं और बायतू की बारीकियों से आप जानकारी भी रखते हैं, इसका कोई संदेह नहीं है। और आप पूरी पंचायती के हर अग्रणी क्षेत्रों में रहने वाले फौजी साहब आप हैं, और आप गुजरात के चुनाव में भी प्रभारी के रूप में रहे, और बीजेपी के आप कट्टर और एक्टिव कार्यकर्ता हैं। इस संबंध में आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से बायतू का पिछला चुनाव रहा, उस चुनाव में आरएलपी की जो उमेदवार राम चौधरी युवाओं के साथ और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से थे, उन्होंने सेकंड नंबर पे रह के जिस तरीके से समस्या खड़ी की है, वो इस बार आपको लगता है वो समस्या को आप मिटा पाएंगे? चुनाव के अंदर में कोई समस्या नहीं होती है। चुनाव के अंदर में प्रत्येक पार्टी, भारत के अंदर में एक संविधान में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये चीज स्पष्ट लिखा है और स्पष्ट दर्शाई है, और वो चीज है भी दुनिया में। कई पार्टियां आई और कई पार्टियां चली गई। इस देश के अंदर में 356 पार्टियां आज दिन तक बनी हैं,
जिसके अंदर में 54% में पार्टियां हैं, तो कई पार्टियों का आना और कई जाना, ऐसा इस संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि एक आदमी की बदौलत कहीं इस देश को, इस राष्ट्र को चलाया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह सकता, मैं किसी की बुराई नहीं करता। आरएलपी एक पार्टी है और आरएलपी पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं, आरएलपी पार्टी क्यों खड़ी हुई है, आरएलपी पार्टी का क्या उद्देश्य है, आरएलपी पार्टी किस उद्देश्य को लेकर चल रही है, उस पार्टी को जिसने खड़ा किया है, उन मतदाताओं की जिनकी सोच है, जिसके पक्ष में मतदान किया है, मैं उन मतदाताओं के पक्ष में और उस पार्टी के पक्ष में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे ये जानकारी में नहीं है, मेरे ये नोटिस में नहीं है। ऐसी कोई डिप्लोमेसी तय नहीं होने जा रही है जिस पार्टी की बदौलत हम आज विश्व में कोई डंका बजा सके। मैं फौजी साहब आपसे एक और जानकारी चाहता हूँ। बायतू से कैलाश जी चौधरी आते हैं और केंद्र में उनका प्रतिनिधित्व है और मंत्री के रूप में है, और वो उन्होंने सादगी के रूप में बाड़मेर जैसलमेर में अच्छा काम किया है। नो डाउट किसानों के लिए अभी जो समस्या आई, उन्होंने बहुत बड़ा मुआवजा उनको रुकवा के अच्छा मुआवजा दिलाने का प्रयास किया। इसे मैं मानता हूं कि वो किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहे और रहते रहेंगे। मैं दूसरी चीज ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से पिछले चुनाव में बायतू में बीजेपी का कमजोर पलड़ा रहा, उस पलड़े को भरपूर करने के लिए आपके पास कौन सा चेहरा है जो उस पूर्ति को कंप्लीट कर सके? सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बायतू एक पवन धरा है। पवन धरा का मतलब ये सो एक उजली धरा है। इस धरा के अंदर में जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी का ही एमएलए बना है। जब से बायतू विधानसभा बनी है उससे लेकर के आज दिन तक का इतिहास है, और इतिहास इस बात का गवाह है, जिसकी स्टेट के अंदर में सरकार बनेगी उस पार्टी का विधायक ही बायतू फौजी से साहब, बनेगा। ये तो तय है कि क्योंकि सिद्ध पुरुष खेमा बाबा वहां से आते हैं, उन्होंने उनकी तपोभूमि रही है, ये तो पावन धरा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके अनुयायी है और उनकी बहुत तपस्वी और तपोभूमि है। उनका ओज तेज उनके अनुयायियों पर रहा है, रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उनका आशीर्वाद हमेशा उन पर रहा है। मेरा जानना यह है कि जिस तरीके से आपने इतिहास का दोहराया कि जहां से जो उस पार्टी का जो जीतेगा उसी की सरकार बनेगी, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उस क्षेत्र में माननीय कैलाश चौधरी जी को छोड़कर ऐसा दूसरा कौन सा चेहरा है जो बायतू से चुनाव लड़के जीत सकता है? विधानसभा का इलेक्शन माननीय कैलाश चौधरी अभी भारत के अंदर में अपनी दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्य हैं, प्रेजेंट में प्रधानमंत्री जी उन पे विश्वास कर रहे हैं, मतदाताओं ने उन पे विश्वास किया है, मतदाताओं के विश्वास के बदौलत प्रधानमंत्री जी ने उन पे विश्वास किया है और वो अपने विश्वास पे खरे उतरेंगे। रहा अन्य कोई बात, वो पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी और संगठन के अंदर में बहुत सारे नेता है और बहुत सारे नेता योग्यता भी रखते हैं, योग्यता है, और पार्टी में लोग उन पे विश्वास करते हैं, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ये पार्टी का निर्णय होगा, ये हमसे कई और बैठे हैं आले दर्जे के, वो तय करेंगे। मैं इसके टिकट के बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। कोम जी, बार बार आप इन सवालों का जवाब अच्छे तरीके से टालने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी कला है, मैं इसको मानता हूं, पर आपने अभी तक उस नाम का जिक्र नहीं किया जो उस नाम को पूर्ति कर सके और आने वाले सदन में उसको दिख सके, क्योंकि कोई न कोई तो होगा जिसकी हलचल होगी, जिसकी इच्छा होगी, जो उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए दाव साव और मेहनत कर रहा है। उस एक्टिव चेहरों के 4-5 नाम ही बता देते। नहीं, मेहनत बहुत सारे कार्यकर्ता करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बदौलत। इसका मतलब आपका मानना है कि सैकड़ों की तादाद में एमएलए के दावेदार है? मैं ये मान लूं? किसको? वो बायतू से दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन सब पार्टी के विश्वास के बदौलत है। जिस पे पार्टी विश्वास करेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी, उसके बायतू की जनता उस हिसाब से जनादेश जारी करेगी। बायतू की जनता सारी चीजें समझ चुकी है, जानती है किसके पक्ष में मतदान करना चाहिए, किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए, किस उम्मीदवार के हमें पक्ष में मतदान करना चाहिए। ये सारी चीजें मतदाता, मेरे से जो दाता होता है, एक दानदाता और एक मतदाता। दानदाता एक पैसे देकर के बन जाता है, मतदाता उसको स्वतः ही बनना होता है, इसलिए मतदाता का ज्ञान विवेक सबसे ज्यादा है। ये तो बात सही है, पर जो बायतू की जनता है ये तो सारी जनता के उनसे अलग है। बायतू जब पलट देता है तब वो उसको बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये तो बायतू की जनता की विशेषता है,
और उसमें कोई दो राय नहीं। हम तो ये जानना चाहते थे कि ऐसे चेहरे जो 4-5 जो अपना हुजूम लेके और उनको लगता है कि हम इस बार टिकट लाके और इस बायतू से होते हुए जयपुर का रास्ता तय करेंगे। मैं किसी भी पार्टी और किसी भी राजनेता और या किसी भी कार्यकर्ता या मतदाताओं की इसके अंदर में कोई सवाल खड़ा नहीं करूंगा और नहीं खड़ा करने आया हूं, और नहीं, क्योंकि हमें कल उसी मतदाता के पास जाना है जिस मतदाता से वोट प्राप्त करना है। इसलिए सभी के पक्ष में है। जो मतदाता करेंगे वो अच्छा होगा, जो पार्टी जिसको टिकट देगी हम उनके साथ हैं, मतदाता उसके चलो साथ हम में। दूसरे हम कोई क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बायतू के वर्तमान विधायक हरी चौधरी छात्र राजनीति से लेके बायतू के विधायक तक का सफर रहा है। उनसे अब जनता 5 सालों में क्या किया है, कितना क्या किया, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर हरीश जी बायतू से विधायक है। अब राजस्थान के अंदर में उनको पार्टी ने रेवेन्यू मिनिस्टर की आशीष से कुछ समय भी दिया था और उन्होंने अपने हिसाब से काम भी किया होगा और कर रहे हैं। इसके बारे में उनको पार्टी ने क्या निर्देशित किया और उन्होंने क्या काम किया, उनको क्या करना चाहिए था, जनता की क्या इच्छा है, ये सारी चीजें इस मंच के माध्यम से या इस जगह बैठ करके नहीं बताई जा सकती। बहुत तगड़े जवाब देते हो आप फौजी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। इस प्लेटफॉर्म पर आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।